हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिदम की चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं लॉगरिदम मैथमेटिक्स का एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में खूब इस्तेमाल करते हैं। तो किसी नंबर का लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं, ठीक है। तो लॉगरिदम ऑफ ए नंबर n, मान लो कि एक नंबर n कैपिटल N है, इसका लॉग हमें लेना है या लॉगरिदम लेनी है, बातें की है। तो लॉगरिदम ऑफ ए नंबर n टू ए बेस a, टू ए बेस स्मॉल a is the power x indicating to which a must be raised to obtain that number capital N। ठीक है, बिल्कुल नई चीज है, इसको जरा आप लोग ठीक से समझेंगे। किसी नंबर n का लॉग एक गिवन बेस स्मॉल a पर वो नंबर होता है x वो नंबर होता है जिसको अगर इस स्मॉल a जो कि बेस है इसका पावर बना दिया जाए तो हमें वो नंबर n मिल जाएगा जिसका हम लॉग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के रूप में हम ऐसे लिखेंगे कि लॉग ऑफ n, ठीक है, अपॉन बेस a। बेस को यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ स्मॉल a को बेस को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो यहाँ रहेगा और लॉग n लिख दिए और बेस a यहाँ लिखा जाएगा। मान लो कि इस नंबर के लॉग की वैल्यू इस बेस पर यदि x आती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस बेस का पावर x जो होगा वो n के बराबर होगा। यानी कि हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि a का पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों इक्वेशंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। log n इज इक्वल टू एक्स कहो अपॉन बेस a, या फिर a का पावर x इज इक्वल टू n कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस जो है एक ही स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बस फर्क ये है कि log n इज इक्वल टू एक्स जो है लॉगरिदमिक फंक्शन है, लॉगरिदमिक फॉर्म में है, एंड a टू पावर x इज इक्वल टू n जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, समझ गए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे ज़्यादा क्लियर होगी बातें। लॉगरिदम ऑफ द नंबर 8 टू द बेस 2 इज गिवन बाई, तो एक नंबर 8 है हमारे पास 8, उसका लॉग हम ले रहे हैं बेस 2 पर। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लो यहाँ पर बेस 2 पर हम एक नंबर का लॉग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक ही नंबर के लॉग अलग अलग बेस पर अलग अलग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखना, कारण अभी समझ जाओगे। तो मान लो कि 8 एक नंबर है जिसका हम लॉग निकालने जा रहे हैं बेस 2 पर, तो ये रिजल्ट हमारा 3 आएगा। समझो क्यों आएगा, क्योंकि ये बेस का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 चूंकि 8 होता है, तो सिंस 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि log 8 अपॉन बेस 2। पढ़ने का तरीका भी देखो, जिस नंबर का हम लॉग लेंगे हम कहेंगे log ऑफ दैट नंबर, और जिस बेस पर लेंगे अपॉन दैट बेस, यानी कि log 8 अपॉन बेस 2 इज इक्वल टू 3। और ऐसा क्यों कह सकते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 जो है वही 8 होगा, तो जो है 3 जो हुआ ये 8 का लॉग हुआ बेस 2 पर। वैसे ही एक दूसरा नंबर लेते हैं 16, एक नंबर है 16 जिसका लॉग ले रहे हैं हम, अब बेस बदल दिया हमने, बेस 0.5 ले लिया हमने, और इसकी वैल्यू जो है आएगी तो -4 आएगी। जरा समझो क्यों, क्योंकि -4 जो है अगर 0.5 का पावर बनता है, 0.5 का मतलब 1/2, यानी कि 1/2 का पावर -4 कर दे हम, तो तुम देखो ये 16 आ जाएगा। कैसे भाई, तो 1/2 का पावर -4 का मतलब क्या, 2 का पावर +4 जो कि 16 होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि log 16 अपॉन बेस हाफ कह लो या 0.5 कह लो इज इक्वल टू -4 होगा। तो आपने देखा इसके पहले वाले केस में लॉग की वैल्यू, एक नंबर की लॉग की वैल्यू पॉजिटिव थी, अभी एक नंबर की लॉग की वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई।
ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/8 एक नंबर है, ठीक है, इसका लॉग लेने जा रहे हैं हम 0.5 पर और इसकी वैल्यू 3 आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि 0.5 का पावर 3 जो होगा, 0.5 क्या, तो 1/2 का पावर 3 देखो तो कितना होता है, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा जो कि 1/8 होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1/8 का लॉग जो हुआ अपॉन बेस 0.5 जो है वो 3 होगा। एक नंबर है लॉग, एक नंबर है 10 का हम लॉग लेने जा रहे हैं बेस 10 पर, बेस को हमने 10 रखा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों भाई? क्योंकि 10 का पावर, ये बेस हमारा 10 है, बेस का पावर 1 यानी 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है, इसीलिए लॉग 10 जो होगा 1 होगा। ध्यान देना, अपॉन बेस 10, बेस की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। ऐसे ही लॉग 100 हमसे पूछा जाए अगर बेस 10 पर, तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी। क्यों? क्योंकि 100 जो है ये अगर हम इस बेस का पावर 2 कर दें, 10 का पावर 2 कर दें तो ये 100 के इक्वल हो जा रहा है। तो 10 का पावर 2 चूंकि 100 होता है इसलिए लॉग ऑफ 100 जो है अपॉन बेस 10 इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी बेसिक बात समझ लिए होंगे आप कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर का मायने क्या हुआ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको जिक्र करते हैं हम, जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। पहला पॉइंट, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी यानी कि 1 इज ऑलवेज 0 एट एनी बेस, चाहे बेस कुछ भी लें हम, ठीक है। अगर 1 का लॉग हम ले रहे हैं चाहे कोई भी बेस हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। समझो क्यों? मान लो कि 1 एक जैसे नंबर हो गया, इसका लॉग हम बेस a पर ले रहे हैं और स्मॉल a की वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि इस बेस का पावर 0, हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है, अगर वो नंबर 0 नहीं है और कोई नंबर है तो उसका पावर 0 होता है, वो हमेशा ही 1 होता है। तो बेस का पावर ये 0 जो है उस नंबर 1 के बराबर आ जाएगी जिसका हम लॉग लेने जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि log 1 अपॉन एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 का लॉग किसी भी नंबर पे किसी भी बेस पे हम क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है 0 आएगा। अच्छा, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इक्वल टू द बेस इज ऑलवेज यूनिटी। अच्छा, अगर हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उसी बेस पर लें, बेस और वो नंबर दोनों सेम हो तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। समझो क्यों? मान लो कि a एक नंबर है और a बेस भी a ही है, तो a का पावर 1 चूंकि a के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि ये पावर जो है 1 ही होगा तभी जाकर के बेस का पावर 1 जो होगा वो उस नंबर के इक्वल होगा जो बेस के बराबर है। इसीलिए किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर हमेशा 1 आता है, समझ गए होगे आप। तो लॉग 10 कितना हो जाएगा, अपॉन बेस 10 1 होगा। लेकिन अगर बेस हमने बदल दिया यहाँ तो वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर हमेशा 1 होता है। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है किसी भी बेस पर, और किसी भी नंबर का log उसी बेस पर हमेशा 1 होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरी पॉइंट, इफ फॉर द बेस वी टेक ए नंबर ग्रेटर देन यूनिटी देन द लार्जर नंबर हैज़ लार्जर लॉगरिथम। मान लो कि बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ध्यान देना कंडीशन है बेस 1 से ग्रेटर है, तो ऐसी स्थिति में जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर जितनी अधिक होगी उतना बड़ा उसका लॉग का वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब नंबर को अगर हम बढ़ाते जाएं तो उस नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। शर्त क्या है कि बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैव पॉजिटिव लॉगरिथम, ठीक है। वो नंबर्स जो 1 से ज़्यादा हैं उनका लॉग पॉजिटिव होता है, और जबकि वो नंबर जो 1 से लेस हैं उनका लॉगरिथम नेगेटिव आता है। ये ध्यान देना, जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो अगर 1 से ज़्यादा है तो उसका लॉग पॉजिटिव आएगा, लॉग वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि अगर कोई नंबर 1 से लेस है तो उसकी लॉगरिथम वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब जैसे एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, log ऑफ 10 कितना होता है भाई, 1 होता है अगर हम बेस 10 यूज़ कर रहे हैं तो। कारण समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि 10 का पावर 1 जो है 10 के बराबर हो जाएगा। log 102 होगा, क्यों? क्योंकि 10 का पावर
पावर 2, बेस हमने 10 लिया है, इन सब के लिए हम बेस 10 ले रहे हैं, तो 10 का पावर 2 जो है 100 होगा। वैसे ही 1000 एक नंबर है, तो इसका लॉग अपॉन बेस 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कारण समझ रहे हो, क्योंकि 10 का पावर 3 जो है 1000 होता है। ऐसे ही तो ये सब क्या है, ये सभी नंबर्स जिनका हम लॉग ले रहे हैं, ये चूंकि 1 से ग्रेटर हैं, लॉग 1 का हम जानते हैं कि 0 होता है, ठीक है, तो log 1 का 0 होता है, log 10 का आपने देखा कि 1 होगा, तो 1 से लेकर के 10 के बीच जितने भी नंबर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच लाई करेगी, पॉजिटिव ही होगी। और इसके बाद के नंबर्स की स्थिति देख ही रहे हो, यानी कि अगर कोई नंबर जो है 1 से ग्रेटर है तो उसकी लॉग वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, अब कोई नंबर जो है ऐसा लेते हैं, जैसे 0.1 ले रहे हैं, 0.01 ले रहे हैं, 0.001 ले रहे हैं। अब ये सभी नंबर्स जो हैं लेस देन 1 है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर 1 से लेस अगर कोई नंबर है तो उसकी लॉग वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी। अब ध्यान देना, 0.1 की लॉग वैल्यू -1 होगी। समझो जरा इसको कि क्यों होगी। लॉग हमें लॉग 0.1 हमें मान लो निकालना है, बेस 10 पर निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है -1 आती है। क्यों? क्योंकि 10 यानी बेस का पावर -1 जो है 1/10 होगा, जो कि 0.1 होगा। समझ गए होगे? वैसे ही तो नेगेटिव आएगा। तो वैसे ही अगर 0.01 का हम लॉग लें तो लॉग 0.01 जो होगा अपॉन बेस 10, इसकी वैल्यू -2 इसलिए आएगी क्योंकि इस बेस का पावर -2 यानी 10 टू पावर -2 हमारा 1/100 होगा। तब जाकर के वो नंबर हमें मिलेगा जिसको हमने 0.01 के रूप में लिया है। तो समझ गए होगे? ऐसे ही अगर कोई नंबर 0.001 है तो उसका -3 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेस जो भी नंबर्स हैं उनके लॉगरिथम क्या है, निगेटिव आ रहे हैं। तो ये तीसरी बात होगी, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखो, द लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अगर हम बेस, दरअसल लॉग के लिए किसी नंबर का जब हम लॉग निकाल रहे होते हैं तो बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बेस जो हैं कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, धड़ल्ले से खूब ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बेस 10 यूज़ किया जाता है सबसे अधिक, और इस बेस को हम कॉमन लॉगरिथम, इस बेस पर लिए गए नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स या सिंपली लॉगरिथम्स कहते हैं। एक दूसरा बेस है स्मॉल ई, ये आपके लिए बिल्कुल नया नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम यूलर नंबर कहते हैं। यूलर नंबर, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, यूलर्स नंबर कहा जाता है इसको। इसके डिटेल में आपके मैथ के टीचर्स बताएंगे, या कभी मैं आपको क्लास में या फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसकी पूरी राम कहानी है, बड़ी कहानी है, ये नंबर क्या है, इस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बड़ी कहानी है इसकी। एक तो ये दूसरा नंबर हो गया स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2.718 के आसपास इसकी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। और स्मॉल ई की वैल्यू इतनी होती है, क्यों होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं आपको। बस इतना बताएंगे कि दूसरा बेस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है स्मॉल ई। स्मॉल ई को हम यूलर्स नंबर भी कहते हैं, और इस बेस पर लिया गया लॉग जो है नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ठीक है, नेचुरल लॉग कहलाता है। तो 2 तरह का बेस कॉमनली यूज़ किया जाता है। एक बेस 10 होता है जिसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, दूसरा बेस स्मॉल ई जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 2.718 होती है, जो आपके मैथ के टीचर से पूछिएगा आप लोग बाद में कभी, टीचर्स आपको खुद पढ़ाएंगे। इस बेस पर लिया गया जो लॉग है वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। और इस नेचुरल लॉगरिथम को जनरली एल लॉग पढ़ा तो जाता है लॉग एन, लेकिन लिखते हैं इसको एल एन, ध्यान देना, एल एन लिखते हैं, या फिर LOG बेस ई लिख दिया गया। ठीक है, LOG अगर हम लॉग एन लिख रहे हैं तो बेस ई मेंशन करना पड़ेगा, वरना LN करके अगर हम लिख रहे हैं इस एक नंबर का लॉग तो ऑटोमेटिक वो अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पर ई होगा, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और जनरली बेस लिखा नहीं जाता है, LOG लिखा हुआ कहीं भी देखना तो समझ जाना कि बेस 10 है। ठीक है, और LN लिखा देखना तो बेस समझोगे कि क्या ई है। LOG मतलब बेस 10 समझ लेना। अगर कुछ और दिया नहीं हो और कोई बेस मेंशन नहीं हो किया गया हो तो, और स्मॉल ln लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस ई लिया गया है। क्लियर है? तो क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, लॉगरिदम से जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, द लॉगरिदम ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिदम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, समझो इसको। मान लो कि P और Q दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का हमें लॉग लेना है किसी एक बेस पर। ठीक है, मान लो बेस स्मॉल a है, तो इसकी वैल्यू log P प्लस log Q होती है। ध्यान देना, ये प्रोडक्ट जो हैं, ये नंबर्स जो प्रोडक्ट में हैं, जब अलग अलग ये सेम बेस पर इनको अलग अलग स्प्लिट करके लिखेंगे हम, तो log P प्लस log Q होगा, बेस सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा भूल कर भी नहीं लिखना, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ये मेथड गलत है। log P प्लस log Q इज इक्वल टू log P प्लस Q मत लिख देना। ठीक है, ये भूल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, log P प्लस log Q इज इक्वल टू log P इंटू Q होता है। ध्यान देना, अपॉन बेस सेम, अपॉन सेम बेस। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश, मान लो कि बेस 10 है, मान लो बेस 10 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम दो नंबर्स ले रहे हैं 100 एंड 10। मान लो ये हो गया P आपका और ये हो गया Q। ठीक है, P हो गया, Q हो गया, तो P इंटू Q फॉर्म का हो गया। अब तुम ये बताओ कि log 100 इंटू 10 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखो, बेस 10 चूँकि यूज़ कर रहे हैं, तो ये 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000। 1000 का log तुम जानते हो, दिस वुड बी इक्वल टू 3। क्यों भाई? क्योंकि 10 का पावर 3 बराबर 10 टू पावर 3 जो है वो 1000 होता है। इसीलिए ये तो मैं कह रहा था कि ये log 100 इंटू 10 जो है P इंटू Q फॉर्म का, इसकी वैल्यू, ये चूँकि 1000 हो गया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब log 100 इंटू 10 की वैल्यू 3 आ गई, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं। मान लो कि हम log 100 अलग निकाल लें, अब प्लस log 10 अलग निकालें, बेस सेम रखें, तो log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? ये 1 होती है। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं कि log 100 इंटू 10 अपॉन बेस 10 इज इक्वल टू log 100 अपॉन बेस 10 प्लस log 10 अपॉन बेस 10, या यूँ कहो जनरलाइज करके कि log P इंटू Q इज इक्वल टू log P प्लस log Q। ध्यान देना, नॉट इक्वल टू log P प्लस Q, दिस log P इंटू Q इज इक्वल टू log P प्लस log Q। ठीक है, नॉट log P प्लस Q, इसका ख्याल रखना। तो प्रूव हो गया ये। अब एक दूसरा रूल है कि log ऑफ द कोसेंट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स P और Q हैं, उनका जो कोसेंट होगा दैट इज इक्वल, उनका log जो होगा वो दैट इज इक्वल टू द लॉगरिदम ऑफ द डिविडेंड माइनस द लॉगरिदम ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, तो P मान लो कि डिविडेंड है, Q डिवाइजर है, P अपॉन Q फॉर्म का एक रेशियो दे रखा है क्वोशेंट फॉर्म में, इसका हमें लॉग लेना है किसी बेस A पर। तो इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू log P माइनस log Q होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कैसे भाई? तो जरा इसको प्रूफ करते हैं हम। मान लो कि हमसे log P अपॉन Q, सपोज करो कि 1000 अपॉन 100 का log हमें निकालना है बेस 10 पर। ध्यान देना, log 1000 अपॉन 100 का बेस ये निकालना है। ये कोसेंट फॉर्म है। मान लो कि 1000 का मतलब P और 100 का मतलब Q, तो P बाई Q फॉर्म हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पहले ऐसे बताओ। 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और log 10 अपॉन बेस 10 कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। तो log 1000 अपॉन 100 ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब देखते हैं कि log 1000 की वैल्यू माइनस log 100 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 पर ही। तो log 1000 कितना हो जाएगा? log 1000 इज इक्वल टू 3 होता है। log 100 कितना होगा बेस 10 पर? दिस इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 भी 1 हो गया। ये दोनों रिजल्ट सेम आ गए कि नहीं? यानी कि log 1000 अपॉन 100 जो है log 1000 माइनस log 100 हो गया, यानी कि log P अपॉन Q इज इक्वल टू log P माइनस log Q हो गया। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तीसरा रूल देखो, द लॉगरिदम ऑफ द पावर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर ही होता है। ठीक है, द लॉगरिदम ऑफ द पावर ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है जो पावर फॉर्म में है। ठीक है,
p है एक नंबर, उसका पावर मान लो कि स्मॉल m दे रखा है, तो कहा जा रहा है कि लॉगरिदम ऑफ द पावर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट टाइम्स पावर टाइम्स द लॉगरिदम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, मतलब ये कि p अगर कोई एक नंबर है जो पावर फॉर्म है p का पावर m, तो एक गिवन बेस a पर इसका जब हम लॉग लेंगे तो दिस इज इक्वल टू, तो पावर क्या होगा कि प्रोडक्ट में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पावर टाइम्स मतलब ये पावर m आ गया प्रोडक्ट में, यहाँ पावर टाइम्स ऑफ दैट नंबर अपॉन द सेम बेस, तो log p का पावर m इज इक्वल टू m log p हो जाएगा और बेस सेम रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि मान लो कि log 1000 है, हमें निकालना है log 1000, log बेस 10 पर हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो log 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि log 10 का पावर 3 अपॉन बेस 10, तो ये पावर फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कहा जा रहा है रूल कि ये पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 3 log 10 अपॉन बेस 10, और log 10 अपॉन बेस 10 ये तो जानते ही दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं, दिस इज इक्वल टू पावर टाइम्स log ऑफ दैट नंबर हो गया, तो बात एक ही है। तो इस तरह से आप इस पावर रूल को यूज़ करेंगे। अच्छा, हम चाहें तो बेस को चेंज भी कर सकते हैं, एक गिवन नंबर n है और मान लो कि बेस a पर उसकी वैल्यू निकालनी है और हम बेस इसका चेंज करके a से b करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ध्यान देना, log n जिस नंबर का लॉग लेना है अपॉन बेस a, और मान लो बेस हम b करना चाहते हैं, तो दिस वुड बी रिटन एज log n अपॉन बेस b, ध्यान देना इस नंबर का लॉग उस न्यू बेस पर डिवाइडेड बाय इस ओल्ड बेस का नंबर, इस ओल्ड बेस का लॉगरिदम उस न्यू बेस पर, यानी कि अपॉन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपॉन log a अपॉन बेस b हो जाएगा, यानी कि log n अपॉन बेस a इज इक्वल टू log n अपॉन बेस b विच इज द न्यू बेस डिवाइडेड बाय log a विच इज द ओल्ड बेस अपॉन द न्यू बेस b। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log n अपॉन log a। ध्यान देना यहाँ पर बेस e होगा, ln लिख रहे हैं तो बेस स्मॉल e हम ले सकते हैं, स्मॉल e ही लेना होगा जब ln के फॉर्म में आप लिख रहे हो तो, और ये स्मॉल e मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, जनरली किया ही नहीं जाता मेंशन, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि 7 एक नंबर है जिसका log बेस 3 पर लिया गया है, ठीक है, और इस बेस को हम चेंज करके 10 करना चाहते हैं, ठीक है, बेस 10 पर अब हम 7 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, तो log 7 अपॉन बेस 3 शुड बी रिटन एज log 7, जिस न्यू बेस पर बात कर रहे हैं तो बेस 10 लिया है हमने, न्यू बेस 10 हो गया, तो 7 का यानी कि n का आप log लेंगे न्यू बेस पर, न्यू बेस हमारा 10 हो गया, अपॉन अब इस ओल्ड बेस का लॉग लेंगे हम उस न्यू बेस पर, यानी कि अपॉन हमें log 3 अपॉन बेस 10 करना पड़ेगा, यानी कि log 7 अपॉन बेस 3 इज इक्वल टू log 7 अपॉन बेस 10 अपॉन log 3 अपॉन बेस 10 हो गया। क्लियर है? अब जैसा मैंने बताया कि दो तरह के बेस ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो कॉमन लॉगरिदम में बेस 10 यूज़ करते हैं और एक नेचुरल लॉगरिदम में बेस e यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो यही बेस चेंज फार्मूला हमें इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। तो मान लो कि एक नंबर n है जिसका बेस 10 पर वैल्यू निकाला जा रहा है, तो बेस चेंज कर दिया हमने, बेस e पर हम देखते हैं क्या स्थिति होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस e पर log n अपॉन बेस e अपॉन log 10, ये ओल्ड बेस का हम न्यू बेस पर निकालेंगे वैल्यू, जो न्यू बेस हमारा स्मॉल e है, स्मॉल e जिसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। एक और बात जान लो, मैं डायरेक्ट वो रिजल्ट दे रहा हूँ, 10 का बेस e पर यानी 2.7 बेस पर जो इसकी वैल्यू होती है ये 2.303 होती है, ये याद कर जाइएगा आप, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, फिजिक्स के 12th की फिजिक्स में भी ज़्यादा काम आएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू बेस चेंज करने पर बेस ई में log n अपॉन बेस ई अपॉन log 10 अपॉन बेस ई जिसकी वैल्यू 2.303 लिखी जाएगी। तो ये हो गया आपका log n अपॉन 2.303।
अब ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log n इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग n अपॉन बेस 10, यानी कि लॉग यहाँ बेस e है तो दिस n का लॉग अपॉन बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इंटू लॉग n हो गया। तो दरअसल हमें कई बार फिजिक्स में केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है जहां हमें बेस e को बेस 10 में चेंज करना होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आप याद रखिए, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसी नंबर का लॉग बेस e पर जो होता है वो 2.303 टाइम्स उस नंबर का लॉग बेस 10 पर होता है, ठीक है। और ये आपका रिलेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया है कि बेस e पर नंबर 10 का जो लॉग है वो 2.303 होता है। अच्छा, इतना कुछ जानने के बाद अब हम ये जानेंगे, ये तो हम जान गए कि लॉग 10 जो होता है 1 होता है अपॉन बेस 10। अगर हम बेस की वैल्यू 10 रखें तो 10 की वैल्यू जो है 1 होती है। क्यों? क्योंकि 10 का पावर 1 इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। हमने ये भी जाना कि लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ 10 और 100 ही थोड़ी पूछा जा सकता है, किसी भी नंबर का लॉग पूछा जा सकता है। तो मान लो कि बेस 10 हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे पूछा गया लॉग 25 की वैल्यू निकालिए, लॉग 55 की वैल्यू निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? ये इतना आसान काम नहीं है। मान लो कि हमसे लॉग 50 की वैल्यू पूछा है बेस 10 पर, तो हमसे क्या पूछा है समझो, हमसे ये पूछा है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 10 का पावर अगर बनाएं तो उसकी वैल्यू 50 के इक्वल आएगी। तो ये ज़रा समझो, अगर मान लो कि पूछा है कि log 50 अपॉन बेस 10 कितना होता है, ठीक है, तो मान लो नहीं जानते हो कि, तो मान लो कि वो वैल्यू जो है x के बराबर है, सपोज करो ये वैल्यू x के इक्वल है। तो इसका अर्थ यही हुआ ना, जो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 10 का पावर x बराबर 50 होगा। तो अब बता सकते हो इतनी आसानी से कि 10 का पावर कितना 50 होगा। तुम 10 का पावर 1 तो कह सकते हो कि 10 होगा, 10 का पावर 2 तो कह सकते हो कि 100 होगा। रही बात x के बारे में कि 10 का पावर x कितना 50 होगा, तो तुम इतना जरूर कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच लाई करेगी। तो इतना हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच लाई करेगी कहीं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते इतनी आसानी से कि x की वैल्यू कितनी होगी, ये इतना आसान काम नहीं है। ऐसे ही मान लो कि लॉग 155 की वैल्यू पूछा है, तो इतना तो जानते हो ना कि बेस 10 ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो log 100 की वैल्यू जो है 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, और ये जो नंबर जिसका हम log निकाल रहे हैं 155 है, यानी 100 और 1000 के बीच लाई कर रहा है। तो हम इतना कह सकते हैं कि log 155 की वैल्यू जो होगी वो 2 और 3 के बीच होगी। मान लो कि इसकी वैल्यू x आ रही है, तो हम इतना कह सकते हैं कि x मस्ट लाई बिटवीन 2 एंड 3। लेकिन हम ये गारंटी से नहीं बता सकते इतनी आसानी से कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करी है, एक टेबल बनाया है जिसको हम लॉग टेबल कहते हैं। तो हमें किसी नंबर का, ऐसे नंबर का लॉग लेने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स हैं वो जानने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक लॉग टेबल है, अभी मैं बताऊंगा उस रूल के बारे में और उस लॉग टेबल को यूज़ करने के बारे में। तो उसके बाद हम उस लॉग टेबल के आधार पे जो है हम इस नंबर का लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो कि कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि कोई एक नंबर है जिसका लॉग निकालना है, तो किसी भी नंबर का लॉग, तो अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 है, ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर देन 1 ही हो, नंबर लेस देन 1 भी हो सकता है। तो पहली केस हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसे नंबर का लॉग निकालना सीख रहे हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो किसी भी नंबर का अगर ग्रेटर देन 1 है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो अब जरा इसको समझ लो क्या होता है कैरेक्टर। दरअसल हम किसी नंबर का लॉग ले रहे होते हैं तो उसके आंसर में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो होल नंबर में होगा, वो होल नंबर वाला पार्ट जो है, इंटीग्रल नंबर वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। और दूसरा डेसिमल नंबर वाला पार्ट होता है, वो जो कि मैंटिसा कहलाता है, मैंटिसा। जैसे मान लो कि किसी नंबर का लॉग लिए, हमें नंबर नहीं मालूम है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि एक नंबर का लॉग 1.053 आया, तो इसमें 1 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया।
क्यों? क्योंकि ये होल नंबर वाला पोर्शन है, इंटीग्रल नंबर वाला पोर्शन है, और ये 0.03053 वाला पोर्शन क्या होगा? ये मैंटिसा कहलाएगा। तो किसी नंबर का जब हम लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी उसमें कुछ वैल्यू जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में होगी और कुछ फ्रैक्शन के रूप में होगी, डेसिमल फॉर्म में होगी। तो उसका जो इंटीग्रल नंबर वाला पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और डेसिमल पार्ट जो है उसका मैंटिसा कहलाता है। क्लियर है? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड करके और रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे इसको करेंगे? तो रूल्स टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के रूल्स हम समझते हैं, जिसके बाद मैंटिसा फाइंड करने का रूल जानेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंटिसा जोड़ करके कैसे किसी नंबर का लॉग हमें गिवन बेस पर निकालेंगे, स्पेशली बेस 10 पर, ये हम लोग जानेंगे। तो रूल्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मान लो कि वो नंबर जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले पॉजिटिव होगी। ग्रेटर देन 1 वाले नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव होगी। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समझो, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, हम पहले डेसिमल, उस नंबर में हम देखेंगे कि डेसिमल कहाँ है। उस डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी संख्या जोड़ेंगे, कितने डिजिट्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 1795.2 एक नंबर है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल यहाँ पर है 2 के जस्ट पहले, और इस डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। ध्यान देना, कौन डिजिट है वो उसमें हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 हो गया। तो आप डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लें, और फिर उसके बाद क्या करो कि उसमें 1 माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस नंबर, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, और वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, जैसे ये नंबर, एक नंबर का लॉग लिया जा रहा है, 1795.2 का लॉग ले रहे हैं हम, तो इसमें डेसिमल यहाँ पर है तो इसके पहले 4 डिजिट है तो 4 लिख दिए, अब -1 कर देंगे, 4 - 1 कितना आया? 3 आ गया। तो ये 3 क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा नंबर लेते हैं 1.923, इसका लॉग निकालना है हमें। तो इसमें डेसिमल से पहले जो है एक ही डिजिट है 1, ठीक है। अब इस 1 में 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? ये तो तब की बात हुई जब नंबर जो है ग्रेटर देन 1 हो, जिसका लॉग निकाल रहे हैं, तब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालें। ठीक है, अभी मैंटिसा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब एक दूसरा रूल जान लो, उस परिस्थिति में जब नंबर लेस देन 1 हो, जिस नंबर का लॉग फाइंड करना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, तब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे। तो पहली बात कि ऐसी स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो किसी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं और वो नंबर लेस देन 1 हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव होती है, और वो लेस देन 0 होती है। ठीक है, इसको हम अंडर बार रखते हैं। जैसे मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 3 आ गई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बार 3 के रूप में लिखते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए तरीका क्या है? इट इज़ पुट अंडर बार, काउंट द नंबर ऑफ जीरोज। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जीरो की संख्या गिनेंगे इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट। जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उसमें डेसिमल पार्ट के बाद कितने जीरोज हैं वो हम जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे अपनी ओर से। ठीक है, और नेगेटिव लेते हुए, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स चूंकि नेगेटिव होगी इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो जोड़ करके और उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से समझो, मान लो कि एक नंबर है 0.7821, इसका लॉग पूछा गया आपसे, तो ये नंबर जो है ये लेस देन 1 हो गया, 1 से लेस हो गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगी, ये तो तय है। अब नेगेटिव में कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे? तो तुम देखो, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं? डेसिमल के बाद
एक भी जीरो नहीं है, तो हम नंबर ऑफ जीरो जीरो लिखेंगे, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 ऐड कर देंगे, इसको ब्रैकेट में रखें, और निगेटिव तो होगा ही, तो ये -1 हो गया, तो इस -1 को हम क्या लिखेंगे, बार 1 लिखेंगे। क्लियर है। वैसे ही एक दूसरा नंबर लेते हैं 0.0000345, ये भी लेस देन 1 संख्या हो गई, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देख डेसिमल के बाद 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो हो गए, 3 हमने लिख दिया काउंट करके नंबर ऑफ जीरोस, और उसमें 1 ऐड कर दिया हमने, और माइनस तो पहले ही से लगा रहेगा, तो ये -4 हो गया, जिसको हम बार 4 के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी नंबर का लॉग लेने के वक्त, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये दो इस अलग अलग केसेस में हमने जाना कि एक जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा जब नंबर लेस देन 1 हो, दोनों स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे। अब जानते हैं कि मैंटिसा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा दोनों को जोड़ देंगे तो उस नंबर का लॉग निकल आएगा। तो मैंटिसा के लिए रूल्स जानिए। तो पहली बात कि मैंटिसा जो है ये डेसिमल पार्ट होता है। मैंने बताया कि मान लो कि कोई नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू जो है 2.755 आ रही है, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसको निकालने का तरीका हमने बता दिया। अब ये जो डेसिमल पार्ट हुआ 0.755, ये कैसे निकलेगा, इस जिसको मैंटिसा पार्ट कहेंगे, इसको निकालना अब हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात कि मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा कि वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का तरीका देखो क्या करेंगे। इन द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें ओमिट द डेसिमल पार्ट, उसमें डेसिमल पार्ट को भूल जाओ, डेसिमल पार्ट को हटा दो, एंड जीरोज इन द बिगनिंग, और शुरू में जो भी जीरोज वगैरह हैं उनको हटा दो, एंड एट द एंड, शुरू में और अंत में जो भी जीरोज हैं उनको आप भूल जाओ, और डेसिमल वगैरह कुछ भी है उसको भूल जाओ, जिस नंबर का भी लॉग निकालना है उसमें। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि एक नंबर है 0.001184, इसका लॉग निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की तो बात अब कर चुके हैं हम, अभी मैंटिसा को जिक्र कर रहे हैं। इसकी मैंटिसा कैसे निकालेंगे, मतलब इस नंबर का जब लॉग आएगा तो उसमें मैंटिसा पार्ट कितना होगा वो फाइंड करने के लिए बता रहे हैं। तो इस नंबर में तुम देखो डेसिमल भूल जाओ, जो भी जीरो वगैरह हैं इनको भूल जाओ, तो बचेगा क्या, 1184 बच गया। तो यानी कि आपको सिर्फ ध्यान देना है मैंटिसा निकालने के लिए 1184 से मतलब है आपको, ना अब डेसिमल से मतलब है, ना इन दोनों जीरो से मतलब है। अब 1184 के लिए मैंटिसा कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हमारे पास एक वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियंस ने एक लॉग टेबल का निर्माण किया है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको टेबल में कैसे इसकी वैल्यू देखेंगे, तो ये अब सीख लो आप लोग। दरअसल यहाँ देखो, ये रहा लॉग टेबल आपका, ठीक है, ध्यान देना, बहुत सारे बुक्स में टेबल लास्ट में दिया रहता है। अब इस लॉग टेबल में इधर देखो, ये बहुत सारे ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये पहला कॉलम जो है, इस पहले कॉलम में ये 10, 11, 12 ऐसे करके नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक दे रखे हैं, तो 10 से लेकर के आपको 99 तक दे रखे हैं, 10 से लेकर 99 तक, क्लियर है। तो ये जो आपका ये जो पहला कॉलम है, इस कॉलम में आप ये जो नंबर है 1184, इसके पहले 2 डिजिट को सर्च करिए कि कहाँ पर है, बिल्कुल पहले कॉलम में, ठीक है। तो 11 कहाँ है पहले कॉलम में, ध्यान देना, 11 की वैल्यू यहाँ पर है इस पहले कॉलम में लॉग टेबल के, ठीक है। इस पहले कॉलम में 11 की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो 11 के बाद कौन सा डिजिट है, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, ये आपका 8 है, ध्यान देना। तो अब इस 11 जो आगे आपका पहले कॉलम में, इसी रो में आगे बढ़ते जाइए और देखो कि जो कॉलम नंबर 8 है, नंबरिंग के बाद कॉलम नंबर 8 में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 0719 है, कितना, 0719, ध्यान देना, 0719 यहाँ पर है, क्लियर है। तो इस तरह से हम टेबल देखें। अब अभी चौथा डिजिट अभी बाकी है, ध्यान देना, फोर्थ, अभी 3 डिजिट का हिसाब हुआ है, फोर्थ डिजिट जो कि 4 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी रो में आगे बढ़ते जाओ। 11 का ये वैल्यू कितना आ गया है, 8th
कॉलम में 0719। अब नंबर 4 के लिए ये अलग से कुछ कॉलम, स्पेशल कॉलम्स दे रखे हैं। इसमें 1 2 3 4, फोर्थ में आ जा तू। ये फोर्थ कॉलम में इस रो के सामने आ जा, तो कितनी वैल्यू आती है? ये 15 आया। आप क्या करोगे, इस 15 को इसमें ऐड करोगे। ये जो 0719 वैल्यू आई है, इसमें इस 15 को ऐड करोगे। तो ऐड करोगे तुम, देखो तो क्या करना होगा। तो ये जो तीसरे पहले 2 डिजिट के लिए हमने पहले कॉलम में ढूंढा कि वो कहाँ पर है, फिर उसके बाद हम तीसरा डिजिट वाले कॉलम में गए, उसमें देखा कि क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। और उस नंबर में हम जो लास्ट डिजिट है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर दे रखा है इस टेबल में, उस जिसकी वैल्यू 15 आई है इस गिवन नंबर के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या किए, हम ये 0719 में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद का जो रिजल्ट है हमारा 15 ऐड करने के बाद ये आ गया 0734। ध्यान देना, 0719 में 15 ऐड करने में 0734। तो मैंटेसा हो जाएगा आपका 0.001184 की मैंटेसा 0.0734 होगी। ध्यान देना, ये जो 0734 आया है, ये डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि ये मैंटेसा पार्ट है। तो 0.0734 हो गई। अब मैं पूछूं आपसे कि अब ये जो 0.001184 जो नंबर है, जिसकी मैंटेसा हम इतना निकाले हैं, इस पूरे नंबर की लॉग वैल्यू कितनी हो गई बेस 10 पर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालोगे, ये हम बता चुके हैं पहले ही। तो इसमें देखो, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 हो गया। अब इसमें एक जोड़ोगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो ये -3 लिया जाएगा, तो -3 इसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटेसा हम अभी निकाल चुके हैं इतना, इन दोनों को ऐड करो। तो -3 में जब तुम 0.0734 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी -2.9266। तो इस तरह से हमने इस नंबर 0.001184 की लॉग निकाल ली बेस 10 पर, यानी कि लॉग ऑफ 0.001184 अपॉन बेस 10 की वैल्यू -2.9266 आ गई। और इस तरह से हम लॉग निकाल लेंगे किसी भी गिवन नंबर का इस लॉग टेबल की मदद से। मैं इस लॉग टेबल को आपको भेज दे रहा हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा किसी नंबर का लॉग निकालने में, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे रूल्स, लॉगरिथम की पूरी कॉन्सेप्ट, और ये किसी नंबर का लॉग निकालने के लिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा फाइंड करेंगे, कैसे इन दोनों को ऐड करके फाइनली हम किसी गिवन नंबर की लॉग की वैल्यू गिवन बेस पर, स्पेशली बेस 10 पर निकालेंगे यूजिंग दिस लॉग टेबल। ये सब आपने सीखा, ये सब आपने लर्न किया। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा अगले लेक्चर में आपको। ये वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसमें मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अलग से वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड करके दूंगा जो आप होमवर्क के रूप में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।